हाय एचवीसी टीम भाई, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक हो। जहां भाई ये वीडियो है एचवीएसी एंड चिलर से रिलेटिव, स्पेशल जो चिलर से रिलेटिव है हमारे, ठीक है। क्योंकि आने वाले टाइम में यार चिलर की डिमांड बहुत हो रही है अभी, मतलब जो है डिस्टिंक्ट कूलिंग जो होता है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम आप अब्रॉड में देखेंगे, बाहर सऊदी, दुबई, कतर में, वहां पे डीसीपी यानी डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम प्लांट स्टार्ट हो रहा है, यानी एक जगह प्लांट लगा दिए बहुत जगह। वो क्वेश्चन है हमारे पास, अभी मैं आपको वो चीज बता दूंगा। देखिए, इसमें हम आपको टॉप 9 क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले मैंने टॉप 10 क्वेश्चन बताए थे यार, और इसमें टॉप 9 क्वेश्चन जो अभी अभी यानी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि तो हम आ जाते हैं पहली चीज। देखिए, जो बंदे जो है यार, पहली चीज मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया, इस वीडियो में आपको बता दूं। जो बंदे इंटरव्यू देने जाते हैं ना, उनके पास दो डाउट आजकल आ रहे हैं। दोनों डाउट ये हो रहे हैं, मेन डाउट ये है कि सर वो इंग्लिश में क्वेश्चन लेंगे कि हिंदी में लेंगे। यार मैं आपको ये बता दूं भाई, इंग्लिश में जैसे होता नहीं कि 100% में 95% आपसे हिंदी में पूछा जाएगा, समझ रहे हैं? हिंदी, अगर आपको हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती, तो आप सामने वाले से बोल दीजिए सर हम हिंदी में आपको बता सकते हैं, ठीक है यार। नॉलेज है। अब पंप को आप पंप ही बोलोगे यार, कंडेंसर पंप बोलो या फिर कूलिंग टावर से खींचने के लिए पंप बोला जाए, बात तो एक ही हुई ना। अब चिलर पंप को हम प्राइमरी पंप बोले या जो चिल्ड वाटर पंप बोले, बात तो वही सेम पड़ रही ना। अब उसको समझने में सामने वाले को या फिर हमें समझाने में उसको कंफ्यूज हो रही, तो वो उसकी प्रॉब्लम है। लेकिन ये चीज डाउट छोड़ दो कि हाँ इंग्लिश में ही लेगा, इंग्लिश, ये चीज खत्म कर दो माइंड से। जैसा आप देना चाहें, आप वैसा इंटरव्यू जिस लैंग्वेज में देना चाहें आप दे सकते हैं, ठीक है। 5%, केवल 5% कुछ लोग होते हैं जो क्लाइंट आपसे इंग्लिश में लेते हैं। लेकिन हाँ, वहां भी आपको एक सोल्यूशन रहता है कि वहां पे अपने साथ में वो क्लाइंट जो है, यानी वो आपका कपिल जो है, वो साथ में एक कन्वर्टर रखता है। कन्वर्टर यानी एक आदमी रहता है, आप उससे, अगर आपको हिंदी आ रही है और वो बंदा इंग्लिश ही केवल जान रहा है, तो कन्वर्टर लेके बैठता है उस आदमी को कि आप अगर हिंदी में जवाब देंगे तो वो कन्वर्टर क्या करेगा, वो हिंदी में बात सुन के अपने जो है क्लाइंट को इंग्लिश में समझाएगा कि हाँ ये बच्चा जो आया हुआ है, ये जो है इंटरव्यू में ये ऐसे बता रहे, ये हमारा पंप ऐसे चलेगा, तो वो आपको वो इंग्लिश में समझा देगा, ठीक है। तो ये आप डाउट छोड़ दो। और सेकंड डाउट ये है कि कुछ लड़के ये कह रहे हैं यार कि सर की जाने के बाद ये होता है कि हमें अकेला छोड़ दिया जाता है चिलर। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। आप अकेले नहीं छोड़े जाते चिलर में, या इलेक्ट्रिकल या प्लम्बर या WTP STP जो भी है आपका डिपार्ट, उसमें आप छोड़े नहीं जाते अकेले। ये अब यार इतना बड़ा प्लांट है, आप आज ही इंडिया से गए हो दुबई, आपको इतना बड़ा प्लांट वो छोड़ देगा आपके भरोसे? नहीं छोड़ेगा मेरे भाई। वहां पे होता क्या है ना कि आपको 15 दिन, 1 वीक से आपको 15 दिन तक आपके लिए जो है, आपको जो है पूरी लोकेशन बताई जाती है कि हमारा ये जो HVAC पैनल, वहां पे ACB लगी है, वहां पे बस कपलर है, वहां पे इनकमर 1 है, इनकमर 2 है, ये हमारे चिल्लर नंबर 1 है, कब आपको इसको चलाना है, कब आपको उसको चलाना है, कब आपको उसको नहीं चलाना है, वो हमारे पंप कौन सा खराब है, कौन सा सही चल रहा है, आपको सारी जानकारी, कहाँ पे प्राइमरी पंप, कहाँ पे सेकेंडरी पंप, कहाँ पे कूलिंग टावर, कहाँ पे HU, समझ गए? आपको सारी लोकेशन बताई जाएगी। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा भाई आप शिफ्ट हैंडल कर सकते हैं, भले ही आप कितने बड़े 30 मार खा हो यार, समझ गए? आप कितने बड़े जानकार हैं, जैसे कोई भी जाएगा, कोई भी यहाँ से इंजीनियर भी अगर यहाँ से जाता है तो उसको भी हफ्ते भर 10 दिन समझाया जाता है, यानी लोकेशन उसको बताई जाती है। फिर उसके बाद आपको शिफ्ट दे दी जाती है। जब आप बोलेंगे कि हाँ अब मैं शिफ्ट हैंडल कर सकता हूँ, अगर आप बोलेंगे कि सर मुझे 2-3 दिन और दे दीजिए, मैं सबके साथ रह लूँ, थोड़ा और जान लूँ, तो आपको दे दिया जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी क्वेश्चन की तरफ। तो ये 2 डाउट थे, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि आप बिल्कुल बेहिचक जाइए, हिंदी में आप जो है इंटरव्यू दे दीजिए। और हाँ, वहां जाने के बाद आपके साथ साथी मिलेंगे, आपके दोस्त यार मिलेंगे। अगर आपका अखलाक अच्छा रहा तो यार आपके चारों तरफ बेहतर ही बेहतर है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास, मैंने टॉप 9 क्वेश्चन यहाँ पे जो आजकल पूछे जा रहे हैं भाई साहब के लिए, तो पहले चलते हैं। तो कोई भी डिपार्ट होता है, पहला क्वेश्चन आपको ये, आपके लिए यही पूछा जाता है, टेल मी व्हाट अबाउट योरसेल्फ। टेल मी व्हाट अबाउट सेल्फ में बस हम जाते ही साले को चीर के रख देते हैं, हमारा नाम ये है भैया, फलाने हम ढवाके। अरे यार वो तो सभी में आ गए ना, तो उसको ये पूछो सर मेरी सबसे बड़ी चीज ये है, जाते ही बताओ कि काम मेरा पैशन है, यानी मैं अपने चिलर्स के लिए, ये मेरा पैशन, मेरा हर एक इक्विपमेंट, ठीक है। इक्विपमेंट मतलब कि जब मैं इस पे काम करता हूं तो सर मैं जल्दी से, फिर कि जब मैं काम पे लग जाता हूं और कोई मुझे टोके या फिर कहीं मुझे कोई जो बुलाए, जब तक मैं काम फिनिश नहीं कर लेता तब तक मैं जाता नहीं। ये अपने अंदर इंप्रूवमेंट करेगा और सामने वाले के पास एक इंप्रेशन जाएगा कि हाँ बंदा जो है काम का बंदा है,
ठीक है, कि काम छोड़ के। और हाँ, उसको ये भी है कि मैं आप वहां पे बता दीजिए, भले आप बाद में फोन यूज करो यार, लेकिन उसके सामने है कि मैं जब काम करने लगता हूँ सर, ना तो मैं फोन यूज करता हूँ, इमरजेंसी कॉल हो गई ठीक है, और ना ही मैं कि हम काम के वक्त किसी से जो है ज्यादा जो है ये चीज बातें करना, यानी मुझे टोक नहीं पसंद बीच में काम। तो ये चीज आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे ना तो अच्छा लगता है। सभी बताते हैं यार मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, वो चीज आप भी बताइए, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ ऐड करिए। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड चीज, हाउ मेनी कैपेसिटी यू वर्क ऑन चिलर, आपने कितनी कैपेसिटी के चिलर पे काम किया है। ठीक है, अगर आपने 650 टीआर या 500 टीआर या 400 टीआर 200 टीआर या 1000 टीआर 1200 टीआर पे काम किया है, आप उसको बताइए सर। ठीक है, सिंपल से बताइए, अच्छे से बताइए। कैसे सर, मैंने जहां पे काम किया है वहां पे जो 1200 टीआर का चिलर था या फिर 500 टीआर का चिलर था, यॉर्क की जो है हमारे पास कंपनी थी, या कैरियर या डाइकिन या ये ट्रेन चिलर था हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगल टाइप था या स्क्रॉल टाइप था या स्क्रू टाइप था या रेसिप्रोकेटिंग टाइप था। तो आप ये चीज बता सकते हैं कि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल टाइप कंप्रेसर का था, वाटर कूल टाइप चिलर था, 650 टीआर का था सर चिलर। ये गैस उसके अंदर हाँ मतलब सर्कुलेट कर रही थी, या R134 है R410 जो भी गैस उसके अंदर, आप डायरेक्ट बता दी तो आपके अंदर एक इंप्रूवमेंट बढ़िया से एकदम झमाझम यार, समझ गया ना। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन है भाई, डेल्टा टी एंड डेल्टा पी, व्हाट इज इट। यहाँ डेल्टा पी डेल्टा पी डेल्टा टी, डेल्टा मतलब ये यार समझ आओ कि डेल्टा टी मतलब होता है, डेल्टा मतलब होता है डिफरेंट, टी फॉर ये होता है टेम्परेचर, डेल्टा मतलब डिफरेंट, पी फॉर प्रेशर, टी फॉर टेम्परेचर, पी फॉर प्रेशर, ये चीज ध्यान रखना। और डेल्टा मतलब होता है डिफरेंट टेम्परेचर की बात की जाए तो जब कोई पूछे कि हमारे चिलर का डेल्टा टी क्या आ रहा है, तो डेल्टा टी मतलब होता है कि ये जो हमारे एचयू से पानी आ रहा है ना, ये हमारे एचयू की लाइन से आ रही है और वो हमारे एचयू की जा रही है, यानी यहाँ पे हम लोग 7 डिग्री सेल्सियस देते हैं टेम्परेचर जो भी रिक्वायर्ड रहे। अगर मान के चलो सपोज करिए हमने यहाँ पे 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है, तो यहाँ पे 4 से 5 डिग्री का जो है डेल्टा टी बनता है। अगर ये हम 60 डिग्री जा रहा है वहां पे एचयू में, तो वहां से हीटिंग जब एब्जॉर्ब करके आएगा एचयू से, तो ये पानी हमारा 12 डिग्री बनेगा। ठीक है, जो भी रहे कि अगर लोड पे रहता है तो 12 यानी 5 का डेल्टा टी आता है, 6 भी आता है अगर लोड पे रहता है। अगर कम हो जाएगा लोड तो वो 3 पे भी आ जाता है, 3 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये जो सेल्सियस है ना, अगर ये 12 पे मान के चलिए आ रहा है और उधर से 7 जा रहा है, तो कितना डेल्टा टी हो गया उसके बीच का डिफरेंट, 5 डिग्री सेल्सियस, यानी 12 में से 7 माइनस कर दो तो 5 डिग्री का हमारा सेल्सियस, यानी हमारा जो डेल्टा टी आ रहा है ना, वो हमारा 5 डिग्री का डेल्टा टी होगा। ठीक है, इनलेट और आउटलेट के बीच का डिफरेंट को हम डेल्टा टी बोलते हैं। और डेल्टा पी इसी के इनलेट और आउटलेट के बीच में जो प्रेशर, अगर हमने 4 केजी यहां पे दिया, आउट हमारा 4.5 केजी जा रहा है, तो 0.5 केजी का हमारा डेल्टा पी बन रहा है। ओके, डिफरेंट प्रेशर आ गया समझ में, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना यार, डोंट वरी। और फिर उसके बाद ये देख लो अप्रोच टेम्परेचर, भाई ये 90% पूछा जाता है अप्रोच। और अप्रोच बताने वाले यार भाई सुन लो ये चीज, अप्रोच इनलेट कुछ लौंडे जाते ही बोल देते कूलिंग टावर का ये हमारा इनलेट है, वो आउटलेट है। कूलिंग टावर के इनलेट आउटलेट के बीच का डिफरेंस हो गया हमारा अप्रोच। भाई इनलेट और आउटलेट के बीच में मैंने क्या बताया, वो डेल्टा टी या डेल्टा पी बनता है बस। अप्रोच आपका बनेगा, ये हमारा पानी किस लिए यूज हो रहा है, गैस को ठंडा करने के लिए, गैस को वेपर से लिक्विड बनाने के लिए। तो हमारा ये पानी अपनी कूलिंग और गैस की हीटिंग लेके जाएगा। ठीक है, अपनी कूलिंग को दे के जाएगा और गैस की हीटिंग को लेके जाएगा। तो यार ये जैसे मान के चलो, सपोज करिए कि 28 डिग्री सेल्सियस हमारा पानी आता है कूलिंग टावर में और 33 डिग्री जा रहा है, मान चलिए 32 डिग्री जा रहा है, तो 32 में से 28 माइनस कर दिए तो 4 डिग्री हमारा क्या बचा, डिफरेंट टेम्परेचर है वो। और अगर अप्रोच निकालना है तो ये जो पानी हमारी गैस को कितना ठंडा करके जा रहा है, ठीक है, हमारी गैस को कितना, ये जो सैचुरेशन यानी वेपर से कोई चीज भाप बनती है, जब उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके टेम्परेचर को हम माइनस कर देंगे तो वो क्या होगा, लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाए। सैचुरेशन मतलब आप ये समझना कोई चीज वेपर से लिक्विड बन रही है या लिक्विड से वेपर बन रही है, यानी बन रही है। अगर वो बन चुकी है यानी लिक्विड फॉर्म में आ गई तो वो सब कूलिंग होगी, लेकिन अगर बन रही है यानी काम हो रहा है तो वो हमारा सैचुरेशन हो रहा है। उसका निकालने का ढंग मैंने पिछली वीडियो अप्रोच बताया हुआ, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। यहाँ पे कंडेंसर सैचुरेशन टेम्परेचर, ये अभी हमारा चिलर ऑफ कंडीशन पे है, ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कंडेंसर सैचुरेशन टेम्परेचर 73.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, लिविंग कंडेंसर लिक्विड टेम्परेचर ये जो 83.5। तो हमें कंडेंसर रेफ्रिजरेंट सैचुरेशन टेम्परेचर से
अपने लिविंग जो हमारा पानी गैस को ठंडा करके जा रहा है उसका टेम्परेचर लेना है, सैचुरेशन टेम्परेचर और गैस का लिविंग वाटर लिविंग टेम्परेचर लेके जो आएगा हमारा, ये देख रहे हैं स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंट, ये हमारा अप्रोच है। अभी ये चिलर ऑफ है तो क्या चल रहा है कि यहाँ पे ये माइनस में जा रहा है। जब जो है चिलर ऑन हो जाएगा ना तो हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर बढ़ता है अराउंड, मान के चलिए कि जो 43-44 रहता है और इसका जो भी रहे मतलब सैचुरेशन वाटर टेम्परेचर से ज्यादा रहता है, तो वो उससे और हम अपने लिविंग वाटर को माइनस कर देंगे, जो आएगा हमारा अप्रोच आएगा। अप्रोच बताने का ढंग पूछे कोई तो सिंपल सा फंडा है कि अप्रोच एक एफिशिएंसी इंडिकेशन है जो हमें हमारे चिलर की एफिशिएंसी को निर्धारित करता है कि हमारा चिलर की कैसे चल रहा है, यानी कैसी एफिशिएंसी पे चल रहा है, ऐसे बता सकते हैं चिलर अप्रोच इज अ इंडिकेशन ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन एचयू एंड फाहू। फाहू बोलते हैं या टीएफए बोलते हैं, फ्रेश एयर हैंडलिंग को टीएफए भी बोला जाता है, ट्रीटेड फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट। तो यार इसका मतलब ये समझ लीजिए एचयू के अंदर हमारा कूलिंग वाटर सर्कुलेट करता है। ठीक है, एचयू की कूलिंग कॉइलों में हमारा जो है कूलिंग वाटर सर्कुलेट करता है, फिर वहां पे हम एयर हैंडलिंग यानी एयर को जो है एक डक्ट के थ्रू में भर के लेके जाते हैं, जहां पे हमें कूलिंग देनी वहां पे ले जाके फेंक देते हैं। ठीक है, वहां पे कूलिंग होती है। और हमारा जब टीएफए की बात है यानी ये जो फाहू की बात है, FAHU बोलते हैं या टीएफए बोला जाता है, तो टीएफए और ये जो है FAHU यानी फाहू एक ही होता है। टीएफए मतलब मान के ये जो ट्रीटेड फ्रेश एयर फैन होता है यानी हवा को ट्रीटेड करता है, यानी ट्रीटेड मतलब होता है शुद्ध, हवा को शुद्ध करता है अपने फिल्टर के थ्रू ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन, और ये हमेशा फ्री ऑफ स्पेस पे लगता है बाहर, यानी छत पे लगा दिया जाएगा या फिर बाहर जहां पे हवा अच्छी तरीके से मिल सके ऑक्सीजन, तो वहां से उस ऑक्सीजन को खींच के लाता है और क्या करता है अपने फिल्टर के पास से छान के सारी बैक्टीरिया को रिमूव करता है। बैक्टीरिया रिमूव करने के बाद वो हवा हमारे एचयू में आती है। एचयू में इसलिए आती है, देखिए कोई चीज सर्कुलेट करती रहेगी एक ही जगह में तो क्या होता है कि वहां पे नाइट्रोजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो ज्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए, तो हम फ्रेश एयर से अपने वहां पे फ्रेश एयर ऐड करते हैं एचयू में कि वहां से ऑक्सीजन आए। और वो CO2 सेंसर लगा रहता है वहां पे। CO2 सेंसर एचयू रूम में 250 ppm पे वो सेट होता है। जैसे 250 ppm से एक्स्ट्रा हुआ यानी 250 से ppm हमारा CO2 जैसे ही बड़ा ऑक्सीजन ऑटोमेटिक ऑक्सीजन का डैम्पर यानी फ्रेश एयर डैम्पर खुल जाएगा। और फाहू जो है वो तो चलता ही रहता है पर डैम्पर थोड़ा ऑफ रहता है, जैसे खुला ऑन हो जाएगा। समझ गया ना, एचयू हमें कूलिंग को जो प्रोवाइड करता है और फाहू जो है हमें फ्रेश एयर ला के हमारे एचयू को देता है, ऐसे आप बता सकते हैं। फिर है हमारे पास 6 क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन डीसीपी एंड आईसीपी। डीसीपी की जो बात मैं अभी बात कर रहा था आपसे, डीसीपी यानी आईसीपी डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट, आईसीपी यानी इंडिविजुअल कूलिंग प्लांट। तो इंडिविजुअल में आपने काम किया है, इंडिविजुअल यही है यार, ये देख रहे हैं ये हमारा इंडिविजुअल है। ऐसे ही डीसीपी भी होता है, लेकिन डीसीपी में बस ये थोड़ा सा मोर एडवांटेज उसमें फीचर दे दिए हैं। उसमें देखिए जो हमारा ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल आप ऐसे समझ लीजिए कि हम जिस बिल्डिंग में कूलिंग प्रोवाइड करेंगे उस बिल्डिंग में हमारे सारे रूफ बनेंगे। यानी अगर हम इस बिल्डिंग में, ये हमारी बिल्डिंग मान चलिए 9-10 फ्लोर की है और ठीक है इसी के साथ में 1-2 बिल्डिंग और बन रही थी, तो क्या होता है कि इंजीनियर आएंगे वो पूरे हीट लोड लेके जाएंगे। हीट लोड लेने के बाद कितने TR का यहाँ पे चिलर लगाएंगे, यानी वो बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में लगा देते हैं। ठीक है, लगाने के बाद अगर यहाँ के बाद ये बिल्डिंग 2 बन गई, अगर 2 बिल्डिंग और बनेंगी तो उसके लिए हम चिलर अलग से लगाएंगे। इसी चिलर से वो हम कूलिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते, इतना लोड नहीं है इस पे। लेकिन डीसीपी में क्या हुआ, यानी डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट, ये अब्रॉड जो बंदे दुबई, कतर, कुवैत में है ना, उनको मालूम होगा अगर वो काम वहां पे कर रहे हैं, तो अब मैक्सिमम जो है डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट पे अब वो काम करने लगे। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि जैसे 20-25 बिल्डिंग एक साथ बनाएंगे, 20-25 बिल्डिंग एक साथ बनाएगी, तो उसका क्या होता है कि 20-25 बिल्डिंग हीट लोड कैलकुलेट किया जाता है। हीटिंग लोड कैलकुलेट करने के बाद एक जगह प्लांट लगाया जाता है, केवल वन स्पेस, एक जगह पे चिलर लगाया जाएगा। भले ही वहां पे 20 चिलर लगा दिए जाए एक लाइन से, लेकिन एक जगह लगाया जाएगा, उसको बोला जाता है चिलर स्टेशन या फिर जो है इलेक्ट्रिकल स्टेशन, जो भी एक जो है स्टेशन बोला जाता है कि वहां से अलग जगह से मेंटेनेंस हम पूरी बिल्डिंग को प्रोवाइड करेंगे डीसीपी के थ्रू, यानी डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम के थ्रू पे, या फिर डीसीपी डिस्ट्रिक्ट कूलिंग प्लांट के थ्रू
हम केवल अब जैसे यहाँ पे 20 प्लांट लगा दिए गए, एक बंदा यहाँ पे ऑपरेट करेगा, यहाँ पे बीएमएस सिस्टम हो या फिर सीपीएम सिस्टम हो, यहाँ से सब कुछ कैसा है कि यहाँ पे हमारे चिलर है, यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे इसकी वीडियो मैंने आपको बताई, ये चेक कर लेना। तो ये सब चीजें हम एक ही जगह से ये चीज बैठ के आराम से कर सकते हो। इसमें इन्होंने मेन एडवांटेज क्या आया ना यार, कि इन्होंने स्पेस बचा दिया। स्पेस यानी फर्स्ट एडवांटेज डीसीपी में क्या आया कि इन्होंने स्पेस बता दिया, इतना बड़ा स्पेस इन्होंने सेव करके लगे। अब भाई अगर हम हर 2 बिल्डिंग में इतना बड़ा बड़ा स्पेस लगाएं तो बहुत स्पेस जाता है। फिर सेकेंड उनका फायदा ये हुआ कि यार मेंटेनेंस उनकी बच गई। अब सोचो हर बेसमेंट में कितने 4-4 5-5 एसी ऑपरेटर बैठाते वो, ठीक है, उनकी जो है मेंटेनेंस बच गई। अब उनको केवल एक बंदा को बिठाना, 1-2 को आराम से बिठा दिए एक जगह पे, ठीक है, वो आराम से मेंटेन कर। तीसरा है जो है एनर्जी सेविंग, चौथा है हमारा एनवायरमेंट सेविंग, पांचवा है हमारा सबसे बड़ी चीज कि अब देखिए इतना बड़ा चिलर जब चलेगा ना तो क्या होगा, इंडिविजुअल में थोड़ा से एरिया में आवाज भी जाएगी, क्योंकि ये जो वाइब्रेट भी करता है, इसके काफी दूर सराउंडिंग एरिया में ये आवाज भी करता है, वॉइस करेगा, वाइब्रेशन होती है। लेकिन डीसीपी में क्या होता है, डीसीपी को बिल्डिंग से हटके ही लगाया जाता है, केवल उसके अंदर हमारी कूलिंग कॉइल की यानी ये चिल्ड वाटर पाइप जो है पूरी बिल्डिंगों में ये जो सर्कुलेट करेगी केवल एचयू के लिए, ठीक है। बाकी हमारा ये जो चिलर जो रहेगा आउट ऑफ बिल्डिंग लगेगा, यानी बिल्डिंग अलग है, यानी मान के चलो 500 मीटर दूर है तो वो अलग लगा दिया जाएगा। भाई बिल्डिंग से कोई हमें जो है तालमेल नहीं है, केवल हम पानी जो है सर्कुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये डीसीपी आईसीपी का था। 7 क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज जीपीएम। 7 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज जीपीएम। जीपीएम यानी होता है गैलन पर मिनट। ये आपको क्वेश्चन अब जो है ये चीज जो है कहने का मतलब पूछ लिया जा रहा है, पहले ऑपरेटर लेवल पर नहीं पूछ, लेकिन अब ये लोग पूछ लेते हैं जीपीएम क्या होता है। तो जीपीएम आपको पता होना चाहिए कि जीपीएम यानी गैलन पर मिनट होता है। एक जीपीएम में 3.785 यानी 3 लीटर 785 ml वाटर को हम एक जीपीएम कहते हैं। और हाँ, ये याद रखना, एक टीआर में जैसे 12,000 बीटीयू को हम एक टीआर कहते हैं, 400 सीएफएम में एक टीआर होता है, 3,000 कैलोरी में एक टीआर होता है, वैसे ही 2.4 जीपीएम में हम 1 टन मशीन को ऐड करते हैं। यानी 1 टन मशीन में हमारा 2.4 जीपीएम पानी अगर सर्कुलेट करेगा तो वो प्रॉपर तरह से बेनिफिट यानी इफिशियंस रहेगा, कूलिंग अच्छी तरह से प्रोवाइड करेगा। हम 2.5 से जीपीएम ज्यादा करेंगे 2.4 से तो हमारी कूलिंग कम हो जाएगी। अगर उससे 2.4 से कम देंगे जीपीएम तो पानी बहुत जल्दी जो है ठंडा हो जाएगा, लो प्रेशर होएगा, चिल्ड वाटर फ्लो लो हो जाएगा कि उसको जो प्रेशर चाहिए उस प्रेशर नहीं मिल पाएगा। तो जीपीएम ये होता है। जैसे अगर कोई पूछे कि हमारे पास 500 टीआर का 500 टीआर हमारे पास चिलर है, आपको कितना फ्लो उसके अंदर से डालेंगे कि हमारा कैपेसिटी हमारी इफिशियंसी बेस्ट रहे, तो 2.4 इंटू 500, 2.4 को ये जो मल्टीप्लाई कर दीजिए 500 टीआर से, आपके पास जितना भी टीआर हो जो आएगा आपका वो आपका जीपीएम फ्लो हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर आपका 500 है तो अराउंड आपको 2.4 से मल्टीप्लाई कर दिए, जो आएगा आपका उतना आपको जीपीएम इसके अंदर इस चिलर के अंदर फ्लो करना होगा। फिर है हमारा पास 8वां स्टार्ट प्रोसेस टू चिलर। स्टार्टअप प्रोसेस टू चिलर आपको पता है कैसे स्टार्ट करना है। आपको पहले चेक करना है, आपकी माइक्रो प्रोसेसर डिस्प्ले पे जाना है कि कोई अलार्म तो नहीं आया। अगर अलार्म आया है तो उसको रीसेट करो। पहले देखो किस चीज का अलार्म था, वाटर फ्लो स्विच ओपन तो नहीं हुआ या हाई कंडेंसिंग प्रेशर नहीं आया, ठीक है। जो भी आया है उस चीज को रीसेट करो और ये चीज फाइंड आउट करो कि सारी कंडीशन हमारी सही है, पंप सारे सही हैं, कूलिंग टावर में पानी भरा है, आप पहले जाएं कूलिंग टावर। अगर आपका जो है वाटर कूल चिलर है तो आप जाएं कूलिंग टावर चिलर में, कूलिंग टावर पे कूलिंग टावर का ये जो वाटर लेवल चेक करें, ठीक है, सब कुछ ओके है। कूलिंग टावर में पानी भरा है, आपके एक्सपेंशन टैंक में भी पानी भरा है क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा वाटर होना चाहिए। फिर वहां से आते वक्त आप एयर रिलीज करना ना भूलें। कभी भी क्वेश्चन कोई करे तो एयर रिलीज हमेशा उसमें ऐड करना, क्योंकि एयर अगर आ गई तो आपका चिलर खट से ट्रिप हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। कूलिंग टावर का पानी चेक करिए। स्टार्ट करने से पहले आपका एक एयर पर्ज कर दीजिए। एयर पर्ज करने के बाद इनलेट आउटलेट वाल्व खोल दीजिए, ठीक है। वहां से खोल दिया आपने कूलिंग टावर के, फिर आ जाइए अपने पंप के कंडेंसर प्राइमरी सेकेंडरी जो भी वाले इनलेट आउटलेट के वो आप खोल दीजिए। फिर उसके बाद अपने चिलर का इनलेट आउटलेट वाला यानी कंडेंसर का, यानी ये जो चिल्ड लाइन और ये जो हमारी जो प्राइमरी ये कंडेंसर लाइन का सबका खोल दीजिए। जो चिलर आपको चलाना है उसके वाल्व खोल दिए। आप कंडेंसर चला दीजिए, प्राइमरी पंप चला दीजिए, सेकेंडरी पंप चला दिए। तीनों पंप चल गए। चलने के बाद आप जाइए फ्लो चेक करिए। वहां पे देखिए, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ फ्लो कैसे चेक करना है।
कि देखिए यहाँ पे आपका फ्लो जब आ जाएगा तब भी आप कमांड देंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो एक बार चेक करना। अभी यहाँ पे ऑफ है लेकिन हमने एक वॉल खोला हुआ इसलिए प्रेशर शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए ऐसा करके यॉर्क में जो है ऐसा करके ब्लिंग होता है, मैक्सिमम सब में ऐसे ही ब्लिंग होता है कि हाँ पानी सर्कुलेशन हमें इसके अंदर होना है। और जैसे ये हो रहा है इसमें भी होगा, इसमें दोनों में हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए स्टार्ट लिखा है, ये दबाइए, ये दबाने के बाद यस कर दीजिए, आपका सिस्टम स्टार्ट होने के बाद आप यहाँ पे 10 मिनट देखिए, यानी अपने प्लांट में ही रहिए। 10 से 15 मिनट देखिए, कोई ट्रबल शूटिंग का कोई कहने मतलब कोई ट्रबल तो नहीं आ रहा है, कोई दिक्कतें नहीं आ रही। यानी 15 मिनट बाद आपका गैस प्रेशर, अप्रोच लेवल सब कुछ स्टेबल हो जाता है। स्टेबल यानी कि बेहतर तरीके से स्थिर हो जाता है। फिर आप आइए अपनी लॉगबुक में रीडिंग डाल लीजिए, ठीक है। आप जैसे ही चिलर चलाते हैं वैसे रीडिंग कभी मत लीजिए, क्योंकि उतने समय प्रेशर, आपका टेम्परेचर सब कुछ जो है स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। वहां आने के बाद आप ये आपकी लॉगबुक रहेंगे, लॉगबुक पे आप रीडिंग ऐड कर दीजिए, ठीक है, जो भी है उसका। 9th क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन अभी ये लोग पूछने लगे हैं, पहले नहीं पूछते थे। हाउ डू आइडेंटिफाई इफ कंडेंसर ट्यूब लीक, यानी ये कैसे तुम जो है आइडेंटिफाई कैसे जो पहचान करोगे कि आपकी जो है यानी कंडेंसर ट्यूब जो है लीक हो गई है। आपने स्केल जमी हुई तो सुना होगा, चोक समझ में आया होगा, लेकिन लीक हो गई तो आप कैसे पहचान करेंगे कि हाँ आपकी कंडेंसर ट्यूब लीक हो गई, यानी पंक्चर हो गई, तो आप कैसे पहचान करोगे? तो सिंपल सी बात देखिए, आपका कोई भी पूछे ऐसा क्वेश्चन तो सबसे पहले अगर वो पूछे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको पहला जवाब देना है कि हमारे पास एलपी लो प्रेशर के साथ हमारा चिलर ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि सेल की गैस जो है ना कभी ट्यूब में आ जाएगी या फिर ट्यूब का पानी जो है पूरा सेल में चला जाएगा, ठीक है। तो वहां पे पानी की मात्रा जो है ज्यादा हो जाएगी, गैस की कम हो जाएगी। तो क्या होगा, अब यार हमारे कूलिंग टावर का पानी अभी यहाँ पे जहां पे हम है, यहाँ पे 1 लाख लीटर पानी है और इस गैस की 600 किलोग्राम गैस पड़ी हुई है। तो 600 किलोग्राम गैस कहाँ और कहाँ 1 लाख लीटर पानी, वो पानी पूरा सेल और ट्यूब में मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से एलपी का अलार्म आएगा। सेकंड आइडेंटिफाई है कि अप्रोच लेवल कम हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। फिर उसके बाद यहां देख लीजिए, उसका तीसरा आइडेंटिफिकेशन ये है कि यहां से जब हम ड्रेन करेंगे एवापोरेटर के, यहाँ पे एक ड्रेन लाइन है, यहाँ पे अगर आप ड्रेन करेंगे तो यहाँ से पानी निकलेगा, तो यानी उसके अंदर से हमारा पानी आ गया और गैस वो ट्यूब कहीं से पंक्चर हो गई है। और ये तभी हाल होता है जब आपका चिलर 10-15 साल ओल्ड हो जाए तो, ठीक है। उसके बाद आता है एक ईडी करंट डिटेक्टर, यानी वो ईडी करंट डिटेक्टर आपको कंडेंसर साइड में लगाया जाता है। वो एक मशीन होती है, वो कैच करती है कि कहां से लीक हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो अपना जो है डिटेक्ट कर लेती है, ठीक है। ये चीज आप उसको बता सकते हैं, चला जाएगा। वहां से हम जो ड्रेन लाइन से चेक करेंगे वाटर लीकेज हो रहा है, वाटर अगर आ रहा है, क्योंकि गैस ऊपर चली जा रही, वेपर फॉर्म में रहती है, वो खत से वेपर चली गई और ये पानी हमारा नीचे ही रह जाता है, तो पानी हमारा पूरा गिर जाएगा, ठीक है। और चौथा है हमारा ईडी करंट डिटेक्टर होता है, वो अपना जो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है भाई। आई होप आपको वीडियो समझ में कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटिव, आप जरूर हमें जो है आप ये चीज के लिए कमेंट कर, मैं कोशिश करूंगा इन क्वेश्चनों को आंसर को क्लियर, जो भी है मैंने क्लियर किया है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप फिर भी पूछ सकते हैं। यार भाई सॉरी, वीडियो भाई कुछ सीखना है तो यार टाइम तो देना पड़ेगा, लेकिन यार हाँ वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन बाय द वे आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। ये फोटो आप ये जो है ये चीज यहाँ पे इस फोटो आप एक बार खींच लीजिए इसका, ठीक है, देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, आपके बहुत काम आएगी। इसी को आप ये तैयारी करते रहिए। ओके, थैंक यू।